नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबानी। दोस्तों, सूचना सहायक परीक्षा है, आईए एग्जाम 2023 है, वो 21 जनवरी 2024 को होने जा रही है। मतलब 3 दिन बाद आपकी एग्जाम होने जा रही है। 3 दिन बाद सूचना सहायक की आपकी जो परीक्षा है, वो होने जा रही है। उस एग्जाम को लेके जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं कि सर एग्जाम हॉल में क्या-क्या लेके जाना है? सर पेपर जो है सोल्व करते समय ओएमआर में ऑप्शंस कैसे भरने हैं? इन्हीं चीज़ों को लेके आज का ये सेशन है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों 21 जनवरी को एग्जाम होना है और एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। आप एग्जाम देने जाएँगे। लास्ट के 3 दिन बचे हैं, लास्ट के 3 दिनों में क्या ध्यान रखना है? एग्जाम देने जाते समय क्या ध्यान में रखना है? ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोग जो है इन लास्ट के 3 दिन है, इन लास्ट के 3 दिन में आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लास्ट के 3 दिन में आप करेंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। विगत जो एग्ज़ाम्स है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे जीके के हों, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्या है आप ये माइंड में मान के चलें कि लगभग 10 से 15% क्वेश्चन जो है रिपीट भी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको इन लास्ट के 3 दिनों में सबसे ज़्यादा पढ़ें। अब परीक्षा में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो परीक्षा में जो ध्यान रखना है, आप एक कॉन्फिडेंस जो है अपना आत्मविश्वास बिल्ड करके मतलब आत्मविश्वास के साथ ही आप परीक्षा देने जाएँ। क्योंकि सबकी तैयारी एवरेज है, आप ये मान के चलें कि आपसे बेहतर किसी की तैयारी नहीं है। आप ये कंसिडर करके चलें। एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को कितने बजे से 10 बजे से 1 बजे तक है। कितने बजे से? 10 से 1 बजे तक है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है सेंटर पे पहुँचना। आप सेंटर पे पहुँचने का जो है मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि 20 जनवरी को आप सेंटर के आस-पास की लोकेशन पे पहुँच जाएँ 20 जनवरी को, क्योंकि एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग में सुबह 10 से 1 बजे है। सुबह 10 से 1 का मतलब आपको सेंटर पे एनी हाउ 8 बज के 30 मिनट पे मॉर्निंग में उपस्थित होना है या प्रेज़ेंट होना है। तो सेंटर पे कितने बजे पहुँचना है? साढ़े 8 बजे तक तो आपको साढ़े 8 बजे तक आपको सेंटर पे पहुँचना ही है। आप ये मान के चलें साढ़े 8 बजे तक आपको सेंटर पर पहुँचना ही है। मैंडेटरी है ये, क्योंकि पिछले कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिला स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो पहुँचे कब जब एग्ज़ाम का टाइम एंट्री का टाइम ओवर हो गया। आपको 9 बजे बाद 9 ब मैं फिर बता रहा हूँ, 9 बजे बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 9 बजे बाद आपको एंट्री नहीं, 9 बजे बाद एंट्री नहीं, आप एग्ज़ाम हॉल जो है, एग्ज़ाम सेंटर है, उसके अंदर 9 बजे बाद तो आप घुस ही नहीं सकते। साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाएगा आपकी एंट्री क्योंकि जो बायोमेट्रिक अब की बार वेरिफ़िकेशन है, वो भी होगा। आधार कार्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फ़ोटो वगैरह भी मैच की जाएगी। तो 9 बजे बाद एंट्री नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें आप कि आप कोशिश ये करें कि आप 8 से साढ़े 8 के बीच सेंटर पे पहुँच जाएँ। 8 से साढ़े 8 के बीच सेंटर पे पहुँचे। ये तो आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सर मैं चला जाऊँगा, सर पहुँच जाऊँगा, आधा घंटा लगेगा। ट्रैफ़िक आवर्स होते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ट्रैफ़िक रश ज़्यादा रहता है, ट्रैफ़िक आवर्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि 21 जनवरी को आप सुबह 8 बजे से साढ़े 8 के बीच सेंटर पे पहुँच जाएँ, क्योंकि 9 बजे बाद एंट्री नहीं है। मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात है, आप जो एक सबसे मेजर पॉइंट है कि कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, हड़बड़ाहट होता है, तो आप जो प्रवेश पत्र है, ई-एडमिट कार्ड है, वो आप डाउनलोड करके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं और डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें, एडमिट कार्ड लेके जाएँ। अब कई स्टूडेंटों को ऐसा है सर मेरे एडमिट कार्ड में एरर है। यदि कोई भी एरर है एडमिट कार्ड में, आपको एग्ज़ाम बाद सुधारने का मौका दिया जाएगा एसएसओ के माध्यम से। तो आप उसकी चिंता नहीं करें, एग्ज़ाम सेंटर पे दिखा दें क्योंकि 3 दिन बाद एग्ज़ाम है।
कई स्टूडेंट्स की एक बहुत क्यूरी मेरे पास आई है, सर मेरा एडमिट कार्ड में एड्रेस अलग है और मेरा आधार में एड्रेस अलग है। एडमिट कार्ड में जो एड्रेस देते हो आप कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का पता देते हो। अब पत्राचार का पता और आधार कार्ड का पता ज़रूरी थोड़ी है समान हो। जैसे कोई गंगानगर का स्टूडेंट है, जयपुर में रह रहा है, ठीक है? तो उसने पत्राचार का पता क्या दिया जयपुर का कि मैं जयपुर में इस एड्रेस में रेंट से रह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसका आधार कार्ड कहाँ का है? गंगानगर का है। तो इसकी चिंता आप नहीं करें। आधार कार्ड जो है उसमें जो है आधार कार्ड का एड्रेस वो वैलिडेट होगा, तो आधार कार्ड में आपका वास्तविक एड्रेस होना चाहिए। एक ये मेजर जो कन्फ्यूजन है वो फ़ोटो का है कि सर फ़ोटो 1 महीने पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी हो। देखिए 2 चीज़ें हैं, फ़ोटो बहुत अधिक पुरानी है तो नई फ़ोटो। फ़ोटो बहुत अधिक पुरानी है, जैसे 5-4 साल ही पुरानी है, तो नई फ़ोटो और यदि फ़ोटो 2 महीने पुरानी है, 1 महीने पुरानी फ़ोटो माँगी है, 2 महीने पुरानी हो, तो भी कोई समस्या नहीं है, वो चल जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं सर वही फ़ोटो रखिएगा जो फ़ोरम में है, यदि वो फ़ोटो आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है, फ़ोरम में है, तो आप नई फ़ोटो खिंचवा के नई फ़ोटो प्रयोग में ले सकते हैं। आपको इससे कोई नहीं रोकेगा कि आपकी ये फ़ोटो जो है वो नहीं है जो आपने फॉर्म भरते समय दी थी, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि नई फ़ोटो जो है वो आप रखें। एक आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी। मैं फिर बता रहा हूँ ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल कॉपी। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आप रखें क्योंकि आधार कार्ड ओरिजिनल है अ सबके पास होता है ओरिजिनल आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। कोई आईडी प्रूफ है, फ़ोटोकॉपी नहीं। फ़ोटोकॉपी नहीं। किसी की ऐसी समस्या है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपना पैन कार्ड साथ ले जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले जा सकता है। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाओ, तो आप अपना पैन कार्ड और जो है ड्राइविंग लाइसेंस विशेष परिस्थितियों के लिए साथ ले जाएँ। इसकी आधार की ओरिजिनल और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आप ओरिजिनल ही लेके जाएँ। क्या लेके जाएँ? ओरिजिनल ही लेके जाएँ क्योंकि जो है फ़ोटोकॉपी उसकी वैलिड नहीं है। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ओएमआर भरते समय क्या करना है। अब की बार 5 ऑप्शन दिए गए ई विकल्प भी। ई जो ऑप्शन है, ई विकल्प आपको जो है वो आपकी ओएमआर शीट में मिलेगा। ओएमआर शीट में पहले ए, बी, सी, डी मिलते थे, अब की बार ऑप्शन मिलेंगे ए, बी, सी, डी, ई। मैं फिर बता रहा हूँ, अब की बार प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प मिलेंगे? 5 ऑप्शन रहेंगे। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि ए, बी, सी, डी पहले ऐसा होता था इनमें से किसी एक का सेलेक्ट करना होता था और प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देते थे। अब की बार किसी को ब्लैंक नहीं छोड़ना है मतलब इन 5 जो आपके गोले हैं ओएमआर शीट में, उनमें से एक गोला भरा होना चाहिए। यदि आपको लगता है ए उत्तर नहीं है, बी उत्तर नहीं है, सी उत्तर नहीं है, डी उत्तर नहीं है, आप उत्तर नहीं देना चाहते इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? ई को। ई क्या आएगा? अनुत्तरित प्रश्न। क्या आएगा? अनुत्तरित प्रश्न मतलब इस प्रश्न का आप आंसर नहीं देना चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते हैं? इस प्रश्न का आप आंसर नहीं देना चाहते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि इन 5 विकल्पों में से एक ऑप्शन 5 ऑप्शन में से एक ज़रूर करना है। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ज़रूर भरें। एक ऑप्शन ज़रूर भरें। मतलब है आपकी ओएमआर शीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसका एक भी गोला नहीं भरा हुआ हो। क्यों? क्योंकि यदि देखिए ये ऑप्शन आप नहीं भरते हैं, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आईए में। मैं फिर कह रहा हूँ आइए पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं लेकिन फिर भी आप जो पेपर के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है पेपर पे उसको ज़रूर पढ़ें। पेपर पर निर्देशों को ज़रूर पढ़ें क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ये चाहें कि नेगेटिव मार्किंग कर दें। पेपर पर जो निर्देश हैं, निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। पेपर पर जो निर्देश दिए ग जाएँगे, निर्देशों को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। क्योंकि पेपर पर जो निर्देश दिए गए हो सकता है उनमें नेगेटिव मार्किंग का कुछ दे दे कि नेगेटिव मार्किंग हो। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो सूचना है ऑफिशियल तो देखो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला इस बारे में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मान लो नेगेटिव मार्किंग का कुछ पेपर पे लिख दे, तो पेपर पर निर्देशों को ज़रूर पढ़ें, नेगेटिव मार्किंग का वहाँ लिखा हुआ आएगा। ठीक है? अभी आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रश्न ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम 5वाँ ऑप्शन क्यों भरें?
देखिए चाहे नेगेटिव मार्किंग हो नहीं हो, पांचवा ऑप्शन नहीं भरा, फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरा, आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा, मतलब किसी कोई भी प्रश्न है उसका ए बी सी डी में से ए बी सी डी ई इनमें से कोई विकल्प नहीं भरा, इनमें से कोई विकल्प नहीं भरा, कोई विकल्प नहीं भरा, तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे? 1/3 मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव में 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे। या आप मान के चलें कि आपने यदि पांचों में से एक भी विकल्प नहीं भरा, पांचों में से एक भी ऑप्शन आपने नहीं भरा, तो आपके 1/3 मार्क्स कटेंगे। तो मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में एक ऑप्शन भरना है, ये मान के चलें आप। और यदि आपने जो कुल प्रश्न है, कुल सूचना साहित्य 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, उनमें यदि 10% से ज्यादा में कोई ऑप्शन नहीं भरा, 10% से ज्यादा में कोई विकल्प नहीं भरा, तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। कोई विकल्प नहीं भरा, कोई विकल्प नहीं भरा, तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। क्या घोषित कर दिए जाओगे? अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। क्यों? आपके 150 प्रश्न आ रहे हैं, मान लो 10% 15%, मतलब आपने 16 प्रश्न ऐसे दे दिए जिनके उत्तर नहीं दिए, आपने आंसर नहीं दिया आंसर शीट में, और चाहे आपके 134 प्रश्न सही हो, आप मेरिट में आ रहे हो, फिर भी आप क्या? अयोग्य घोषित हो जाओगे। क्या घोषित हो जाओगे? अयोग्य। ये ध्यान में रखना, विशेष ध्यान में रखना। तो आपको ऐसा कोई प्रश्न, मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, नहीं जिसका गोला नहीं भरा हो, गोला नहीं भरा हो, गोला नहीं भरा हो, गोला नहीं भरा हो। देखें, आपके यदि आईए में 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आप यदि 15 प्रश्नों के गोले नहीं भरोगे, तो आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे प्रति प्रश्न, 1/3 नेगेटिव। लेकिन यदि आपके 15 से ज्यादा प्रश्न ऐसे रह गए जिनके आपने गोले नहीं भरे, तो क्या हो जाएगा? तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाएंगे। चाहे 150 में से 134 प्रश्न आपके पूरे सही हैं, और यदि 16 प्रश्न, 10% से ज्यादा चला गया ना 16, तो यदि 16 प्रश्न के गोले आपने नहीं भरे, तो आप एग्जाम से अयोग्य हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखने, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका गोला नहीं भरा हो। सभी प्रश्नों, आप ये मान के चलिए, प्रत्येक प्रश्न का एक गोला आवश्यक है, प्रत्येक प्रश्न का एक गोला आवश्यक है। एक ही गोला आएगा वैसे तो, एक ही बोला, क्योंकि उत्तर तो एक ही होता है ना। कई स्टूडेंट देखिए, आईए में एक दिक्कत ये ज्यादा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग तुक्के भी लगाओगे, तुक्के लगाओगे तो ए बी सी डी में से ही लोगे। लेकिन फिर भी आप ए बी सी डी में से कोई उत्तर नहीं दे रहे, तो आप ई आंसर दे दे, लेकिन आपको प्रत्येक प्रश्न का गोला भरना जरूरी है। और एक पेपर की बात है कि पेपर, देखिए पेपर जो है उसको आप 3 स्पेल में बांट, फर्स्ट स्पेल जो है उसमें आप पहली जो 60 मिनट है उनमें करें, और जो क्वेश्चन आपको लगभग ये माने अच्छी तरह से आ रहे हैं उनको करें। सेकंड स्पेल आपका जो है 40 मिनट का आप लें, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आपको कोई कंफ्यूजन था, सॉल्यूशन करना है, जैसे रीजनिंग का सॉल्यूशन करना है, वो क्वेश्चन उठाएं। थर्ड स्पेल आप लें 30 मिनट का, कितने मिनट का? 30 मिनट का, और फिर आप वो एमआर सीट भरने लग जाएं। ये ध्यान रखें, आप लास्ट के 20 मिनट जब बचे उससे पहले वो एमआर सीट भर लें। फिर जो क्वेश्चन बचे हैं उनको बाद में कर ले, कोई समस्या नहीं आएगी उनमें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, और आप ओएमआर सीट बनना रह गए, तो आप ये मान के चले पेपर को 3 राउंड में सोल्व करें। आप 3 राउंड में सोल्व करें। पहले आपको सोल्व करना है कंप्यूटर, फिर आपको सोल्व करना है जीके, फिर आपको सोल्व करना है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, वहां टाइम लगने की संभावना रहती है। तो ये गलती नहीं करें कि रीजनिंग में आप टाइम लगा दें, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देनी है, और 150 के 150%, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो 150% करने हैं, 150% करने हैं आपको, नेगेटिव नहीं है तो ये ठीक है। और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें, जो गोला है उसको बिल्कुल ढंग से डार्क करें,
जो आपकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए आएँगे पेपर के ऊपर, उनमें डार्क करके दिखाया होगा, रोल नंबर वगैरह ढंग से भरें और आप एग्ज़ाम में जो है नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन जो है, वो लेके जाएँगे। पारदर्शी बॉल पेन आप लेके जाएँगे, नीले कलर का क्योंकि जो अलाउ है, वो ही लेके जाएँगे आप। आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शंस कैसे भरने हैं बता ही दिया, पेपर को किस स्पेल में सोल्व करना है ये बता ही दिया, पहले कौन-सा सब्जेक्ट सोल्व करना है ये बता ही दिया। तो दोस्तों आप पूर्ण तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें, ठीक है? और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि कई स्टूडेंटों के एडमिट कार्ड नहीं निकले थे, आपने मुझे कॉल मैसेज किए, मैंने एडमिट कार्ड निकलवा के आपको व्हाट्सएप करवाए। तो 9783824602 ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पे आप कॉल करके पूछ ले, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो फ़ोटो, आधार कार्ड संबंधी कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कॉल करके पूछ ले। एग्ज़ाम हेजिटेशन में या किसी चिंता में होके दे के आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मुक्त होके जाएँ और बिल्कुल बेहतरीन परफ़ॉर्म करें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, राम-राम।